नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने अल्मोड़ा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया और मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का फीडबैक लिया गया। साथ ही विश्व रक्त दिवस पर उन्होंने ब्लड डोनेशन किया और अन्य चिकित्सकों ने भी रक्तदान किया। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि लोग अधिक से अधिक रक्तदान करें ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके। रक्तदान करना चाहिए और ये एक ऐसा दिन है जिसमें सभी आगे बढ़कर आएंगे तो एक अच्छा मैसेज जाता है पब्लिक के। कई बार ऐसी ट्रेजेडीज होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, जब सभी को कभी ना कभी ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हम लोग डोनेशन करेंगे तभी ब्लड बैंक में ब्लड रहेगा और तभी आवश्यकता के समय ब्लड की प्राप्ति होगी। तो सभी से अनुरोध भी है कि समय समय पर अपना ब्लड डोनेट करें और ऐसे लोगों की मदद करें जिन लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की सीमा में घुस रहे बदमाशों के साथ पुलिस की चोली क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और मामले की जानकारी पाकर एसएसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं आपको बता दें, जिसमें पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हो गए हैं और अन्य बदमाश फरार हो गए, जिनके तलाश के लिए कैंपिंग जारी है। वहीं घायल बदमाशों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसमें पूछताछ की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र में भी एक घर के अंदर घुसकर जो है रॉबरी का अटेम्प्ट हुआ था। इसमें एक महिला से चेन भी ले गए थे। इसमें करीब घटना में 3 लोग यहाँ पर भी प्रकाश में आए थे और 5 लोग करीब वहाँ भी पता चला था। 4 से 5 लोग घटना को अंजाम दे रहे थे। चूंकि दोनों प्रकरण बहुत ही संवेदनशील थे, घर में घुसकर मारपीट करके या ओवर पावर करके उनकी लूट करने का पूरी मंशा थी और की भी गई थी। इसको देखते हुए कोतवाली शहर क्षेत्र से और गंगनहर की टीम, साथ ही साथ जो हमारी सीआईयू की टीम रहती है, सभी की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी और लगातार निरंतर सीसीटीवी और अन्य जो इनपुट उस पर काम कर रहे थे। आज सूचना मिली कि सहारनपुर के कुछ बदमाश हैं जो चौली क्षेत्र में वहां पर रुके हैं और वहां पर फिर वारदात करने के इरादे से, तो संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी की गई थी, जिसमें चारधाम में आने वाले यात्री कई बार यात्रा के रूट पर कूड़ा फैलाते हुए चलते हैं, जिससे कि प्रदेश की वन संपदा को काफी नुकसान होता है। जो कूड़ा यात्रियों द्वारा गाड़ियों से बाहर फेंका जाता है वह ज्यादातर प्लास्टिक होता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव शशांक पटनायक ने बताया कि प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण के लिए 3 अलग अलग टीमों को रवाना किया जा चुका है, जो सर्वे करते हुए इस कूड़े को हटाने का काम करेगी। साथ ही यदि कोई कूड़ा फैलाते हुए पाया जाता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यह सब किया जाएगा। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस वर्ष चारधाम यात्रा मार्ग में विशेषकर प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोजल और इन स्पेसिफिक और इन जनरल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अहम कदम उठाई गई है। प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरिंग, एनफोर्समेंट और अवेयरनेस जनरेशन के लिए 3 डिफरेंट विशेष दल गठित कर रवाना की है। 24 मई से यह अभियान हमारा शुरू हुआ है और ये 3 टीम, एक ऋषिकेश के लिए जो कि ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर, टेहरी वाला क्षेत्र कवर करेंगे, एक रुद्रप्रयाग के लिए जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब कवर करेगा, और तीसरी टीम उत्तरकाशी के लिए जो कि गंगोत्री, यमुनोत्री और गौमुख तक ट्रेक रूट कवर करेगा। ये 3 टीम हर दिन लगभग 80 से 85 किलोमीटर का ट्रैवल करते हुए जहां जहां सॉलिड वेस्ट पड़ी हुई है, जहां जहां प्लास्टिक वेस्ट पड़ी हुई है, जहां जहां लीगल सॉलिड वेस्ट है, उसका निरीक्षण कर उसकी सोर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं और उसके डिस्पोजल के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। जहां आवश्यकता है वहां पे लोकल बॉडीज को और संबंधित संस्था जो ये गंदगी के लिए जिम्मेदारी माना गया है उनको भी नोटिस दी जा रही है।
हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी और 2 बदमाशों को पकड़ लिया गया, लेकिन मौके का फायदा उठाकर 3 बदमाश फरार हो गए। बता दें कि बदमाशों ने हाल ही में रुड़की, हरिद्वार और मंगलोर में लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस पकड़े गए बदमाशों को से पूछताछ में जुट गई है। तो आपको बता दें, पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस और बदमाशों के बीच जो है मुठभेड़ भी हुई और जिसमें एक आरोपी को गोली लग गई। वहीं अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जिसके बाद पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें, इन आरोपियों की ओर से जो है इलाके में कई वारदातों को अंजाम दिया गया था और जिसके बाद अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। लमगड़ा विकासखंड के चोमू गांव में वन विभाग ने विशालकाय जहरीले किंग कोबरा का रेस्क्यू किया है। बता दें कि पालतू पशुओं के बीच गौशाला से किए गए रेस्क्यू के दौरान गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने 16 फीट लंबे किंग कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। ग्राम सभा चौमू में कोबरा ने 2 हफ्ते से दहशत फैलाए रखी थी और वन विभाग को सूचना करने पर वन विभाग की टीम पहुंचकर एक कोबरा पकड़ के उन्होंने अपने ले गए हैं जंगल में छोड़ने के लिए और दूसरा कोबरा अभी यहीं ग्राम सभा में ही है। मैं वन विभाग की टीम को पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगा। हल्द्वानी में बीती शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। कांग्रेस के दिग्गज नेता रही स्वर्गीय इंदिरा हृदय की दूसरी पुण्यतिथि पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, धारचूला विधायक हरीश धामी सहित उत्तराखंड की राजनीति के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा हृदय के साथ उनकी कई यादें जुड़ी हुई हैं। हकीकत तो यह है कि इंदिरा ने हमेशा दलगत राजनीति से उठकर राज्य के विकास के लिए काम किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इस मौके पर कहा कि इंदिरा हृदय एक विजनरी पर्सनैलिटी थी जिसने हमेशा राज्य के गांव के विकास के लिए कार्य योजना बनाई। करण मेहरा ने कहा कि आज हमें जरूरत है कि हम इंदिरा हृदय के अधूरे सपनों को पूरा करें और उसे आगे बढ़ाने का काम करें। उनके साथ बहुत संघर्षपूर्ण यादें रही। मिल करके संघर्ष किया। 2000 में मिल करके वो लीडर अपोजिशन थी, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था और एक विधायक थे। एक विधायक से सरकार बनाने तक की यात्रा में हम साथ साथ चले और उसके बाद के क्रम में 2012 से निरंतर हमने प्रचार अभियान साथ साथ चलाया और फिर सरकार में साथ रहे, काम किया। वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व थी, एक समर्पित व्यक्तित्व थी और बड़ी दृढ़ व्यक्ति थी। मेरे साथ में उनकी यादें वाकई में जुड़ी हुई हैं और कई बार हम लोगों ने साथ सफ़र किया या साथ बैठ कर के विचार साझा किए। तो मैं मानता हूँ उनकी तुलना, मैं मानता हूँ उत्तराखंड में अगर हम सभी नेताओं में तुलना करें, मैं मानता हूँ सबसे अग्रणी और उच्च नेताओं में उनकी तुलना और की जाए। और उनके द्वारा किए गए विकास कार्य जितने भी वो आप सबके समक्ष हैं। वो एक चलता फिरता इंस्टीट्यूशन थी और एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी। हम लोग उनसे सदा सीखते। पुण्यतिथि है और हमारे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। इंदिरा जी का जो व्यक्तित्व था, जो उनका कृतित्व था, जो उनका नाम था, जो उनकी पहचान थी, पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो सभी को ज्ञात है।
संसदीय ज्ञान और संसदीय परंपराओं के वो ध्वजवाहक रही और एक अजात शत्रु भी थी। सभी सर्वदलीय सभी दल उनका मान सम्मान करते थे। जितना सत्ता पक्ष में उनका सम्मान था, उतना ही विपक्ष में भी उनके लोग उनका आदर सम्मान करते थे। अगर आप प्रोसीडिंग उठाएंगे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की, जब विधान परिषद के कई बार वह उत्तर प्रदेश में काउंसिल में सदस्य रही और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड निर्माण के बाद राज्य गठन के बाद संसदीय परंपराओं को लेकर जिस तरह से संसदीय कार्यमंत्री के रूप में जो उनकी प्रोसीडिंग में जो उनका व्याख्यान है, जो उनकी बहुत बड़ा योगदान है। आप जो सुन रहे हैं लोगों को और जो अपनी एक जो अपनापन था उनके अंदर, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, और काम के प्रति जो संजीदगी थी, जैसे भी कोश्यारी जी कह रहे थे, अध्ययन जितना करती थी, पाठ्यक्रम का अध्ययन करती थी, संसदीय ज्ञान जो उनका था, तो वाकई में भूतपूर्व है। और जिस प्रकार से सबको साथ लेकर चलने का उनका हमेशा प्रयास रहता था, राज्य के हित में जो विकास का प्रयास था, वाकई में अद्वितीय तुलनीय है। आज उनकी कमी मुझे ही नहीं, पूरे हल्द्वानी वासी को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड वासियों को अवश्य महसूस होगा। कांग्रेस पार्टी के लोग को विशेष, क्योंकि एक वो साफ स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखती थी, बेबाकी से बात रखती थी, बोलने से बात रखती थी। देखिए, मैं ही नहीं रहा, मेरे पिताजी भी उनके सहयोगी रहे और अब मैं भी उनके साथ सहयोगी रहा। एक विजनरी पर्सनालिटी के रूप में मैं उनको देखता हूं और स्पष्टवादी थी, ज्ञान की भंडार थी और उनका अनुभव किसी की बराबरी नहीं कर सकता। पहला शख्स मैंने देखा था अपने जीवन में जो हाउस में, सदन में ये कहता था कि सदन केवल परंपराओं और से नहीं चलता, ना ही केवल नियम से चलता है, सदन परंपरा और नियम से चलता है। ये बात को बार बार कहती थी और उसको स्थापित भी करती थी और स्पष्टवादी थी। इंदिरा जी एक बोल्ड लेडीज थी, वो परिपक्व राजनीतिक थी और हमेशा जिस काम को करने के लिए ठानती थी उस काम को करके छोड़ती थी और उनको संसदीय ज्ञान मैं समझता हूँ बहुत अधिक था। और मेरा उनका साथ जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था 5 साल तक रहा, तो उस समय बहुत कुछ मैंने भी उनसे सीखा और उनका बहुत बड़ा सहयोग, स्पीकर की भूमिका को निष्पक्ष रखते हुए जिस तरह से सरकार बची, उसमें उनका भी योगदान बहुत बड़ा रहा। उसके लिए उनको हमेशा कांग्रेस के लोग याद करेंगे, उत्तराखंड याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंदिरा जी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ अपनी ओर से और अपने पूरे विधानसभा की ओर से। और निश्चित तौर पर मुझे 2 कार्यकाल उनके साथ काम करने का मिला, 2012 से 17 तक का। आज हमको एहसास होता है कहीं ना कहीं उनकी कमी इस प्रदेश को जो है अब महसूस हो रही है। अगर शायद इंदिरा जी होते तो आज उत्तराखंड की राजनीति कुछ और होती। और निश्चित तौर पे हल्द्वानी में जो उन्होंने, हल्द्वानी के पूरे उत्तराखंड के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसको लोग कभी नहीं भूलेंगे। जब वो लोक निर्माण के जो है मंत्री थे, लोगों को जाति प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते के समर्थन में सहित तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट ने से मुलाकात की। आपको बता दें, इस दौरान चेयरमैन गित्ते ने कहा कि उत्तराखंड में जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के लिए राजस्व विभाग ने 1985 से उत्तराखंड में रहने के प्रमाण पत्र की मांग की जाती है, जबकि ऐसा कोई भी शासन आदेश नहीं है। पिछड़ी जाति को, चाहे एससी को, चाहे एसटी को, इनको लेकर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा भाजपा की जनता को, क्योंकि पटवारी के द्वारा ये कह दिया जाता है 1985 का अपना कोई रिकॉर्ड ला के दो यहाँ के रहने का, तब आपका जाति प्रमाण पत्र मिलेगा।
अब मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, 1985 का कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। अगर किसी का पहले आज से 2 साल पहले 4 साल पहले अगर कोई प्रमाण पत्र निर्गत हुआ पिछड़ी जाति का या एससी का, वो अपना प्रमाण पत्र दिखा के अपना प्रमाण पत्र निर्गत करा सकता है। ये आज तक अपनी मनमानी करते हैं कुछ लोग इसमें बैठे हुए, जिससे कि आम पब्लिक को धक्के खाने पड़ रहे हैं। और हम इस लड़ाई को यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। इसमें सीधा सीधा एक्ट में लिखा गया है, साइलेंट अटैक एक्ट है ये, उसमें लिखा गया है जिसके पास स्थायी प्रमाण पत्र होगा उसे जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अगर जब ये उत्तराखंड बन गया है तो उत्तर प्रदेश के एक्ट को भी नहीं मान रहे और उसके 85 का उत्तराखंड में सूरज की तपिश ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। वहीं आपको बता दें, तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 2 दिनों से तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पहाड़ में कुछ स्थानों पर शाम को हुई वर्षा की फुहारों ने राहत पहुंचाई, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून समेत 6 जनपद में आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आज बुधवार को देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पंचायत के कई इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछारें पड़ने की आशंका है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तेज हवाएं चल सकती हैं। तारीख को और 15 तारीख को बात करें तो इसमें एक्टिविटी बढ़ने वाली। 15 तारीख को आप देखेंगे कि अनेक जगहों में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ जो झक्कड़ है या स्क्वाल जिसको बोलते हैं, जिसकी गति की जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। कल को जो है विशेषकर जो हमारे मैदानी क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर उनसे जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, पौड़ी या इसी तरह जो आपका नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर 14 तारीख को जो स्क्वाल है उसकी गति जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो करीब करीब जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। तो ऐसे स्ट्रांग विंड की वजह से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो पेड़ गिरना, इस तरह की जो अल्मोड़ा के द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, मदन बिष्ट ने कहा कि 1 या 2 दिन में बता दिया जाएगा कि उत्तराखंड का अगला प्रदेश प्रभारी कौन बनेगा। देवेंद्र यादव के खिलाफ कांग्रेस नेता और विधायकों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस को 2 फाड़ से बचाने के लिए कांग्रेस आक्रमण ने वहीं आपको बता दें, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस विधायकों की नाराजगी कम नहीं हो रही है। मदन बिष्ट से पहले प्रीतम सिंह और तिलकराज बेहाड़ ने भी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोला है। हम आपको ये भी बता देंगे 1-2 दिन से, आप हमारा वो लेना, इंटरव्यू लेना, हम ये भी बता देंगे कि दूसरा प्रभारी कौन आ रहा है। क्या नाराजगी किससे? नहीं, प्रभारी से हमारी नाराजगी कुछ नहीं थी। जब सीएलपी बनाए, जब प्रदेश अध्यक्ष हटाए, तो नैतिकता के आधार पर प्रभारी को रिजाइन देना चाहिए था। हार का जुम्मा इन्होंने लेना चाहिए था, क्योंकि टिकट बांटने में ये भी उतने हिस्सेदार थे। तो इसलिए नैतिकता के आधार पर उनको एज ए यहाँ के इंचार्ज से उनको इस्तीफा, हमारी नाराजगी सिर्फ ये। राजधानी देहरादून के बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलते लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, देहरादून वासियों को इससे छुटकारा दिलाने के लिए राजधानी की 2 प्रमुख नदियों रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। रिस्पना और बिंदाल नदी पर 4 साल में एलिवेटेड रोड बनेगा और शहर को जाम से राहत मिलेगी। वहीं आपको बता दें, इसको लेकर मुख्य सचिव SS संधू PWD के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। साथ ही इस रोड पर
फिजिबिलिटी सर्वे भी हो चुका है। बताया जा रहा है कि बिंदाल नदी पर ISBT के पास से एलिवेटेड रोड शुरू होगा। यहां से लाल पुल चौक, कावामली पुल, बिंदाल तिराहा से मैक्स अस्पताल तक पहुंचेगी। इस सड़क की कुल लंबाई 15 किलोमीटर की होगी। रिस्पाना नदी पर रिस्पाना पुल के पास एलिवेटेड रोड शुरू होगी, जो राजीव नगर चौक, चूनाभाट और ISBT पार्क होते हुए नागला सेतु तक जाएगी। देखिए, सुनने में ऐसा आया है और सर्वे भी चल रहा है कि नदी रिस्पना और बिंदाल के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। सर्वे चल रहा है, लेकिन इन्होंने कोई लोगों को ये नहीं बताया है कि कितना चौड़ा होगा, कितना बड़ा होगा और कहाँ कहाँ से पानी लगेगा, किस जगह कॉलम बनेंगे, क्या बीच में बनेंगे, नहीं बनेंगे, कौन सी बस्तियां हटाई जाएंगी। इस सिलसिले में हमने माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की है कि इसको स्पष्ट करें कि एलिवेटेड रोड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और कितना बड़ा जा रहा है और किन किन क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है और कितनी बस्तियों को हटाया जा रहा है। क्योंकि अगर बीच नदी के बीचों बीच में कॉलम बने तो पानी दोनों तरफ जाएगा और दोनों तरफ मलिन बस्तियां बसी भी हैं, इसमें हजारों। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।